नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के कई हिस्सों में आज होलिका जलाई जाएगी। उधर राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की होलिका जला दी गई है। राहुल लंदन में सरकार से लेकर सिस्टम, बीजेपी से लेकर संघ तक के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। राहुल ने कहा कि सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती, बीजेपी नफरत फैला रही है। संघ मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा सीक्रेट संगठन है जिसने देश के ज्यादातर संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल ने लंदन से क्या क्या बयान दिया, दूसरी तरफ देख रहे हैं अलग अलग संसद सत्रों में राहुल की उपस्थिति क्या रही है। दिलचस्प है कि पिछले साल शीत सत्र में और 2020 के मानसून सत्र में राहुल की उपस्थिति शून्य रही। हम आज हल्ला बोल में राहुल के वार और बीजेपी के पलटवार से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी लंदन की यात्रा पर हैं और वहीं से जुबानी हमले कर रहे हैं। एक एक कर सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी और संघ को घेर रहे हैं। अब की बार राहुल गांधी ने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी? इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना आपके परनाना जी नेहरू जी भी करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी भी करती थी, आपके पिताजी राजीव गांधी भी करते थे, आप भी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया? राहुल ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है तो सरकार ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष ही सबसे ज्यादा बोलता है। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition. चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं, और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। लंदन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अहम मुद्दों पर विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, तो राज्यसभा के उपसभापति ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, nothing can be more false than this. मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। लंदन में राहुल गांधी यहां तक कह चुके हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और कई नेताओं पर नजर रखी जा रही है। इधर विदेश से राहुल के हमले को बीजेपी देश का अपमान बता रही है। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं पक्ष रखने के लिए। सुधांशु जी, संघ पर बोले तो उस पर सियासी बवाल क्यों छिड़ जाता है? संघ को लेकर ये उनकी थ्योरी है, वो उसको रख रहे हैं वहां पर। अब लगातार बीजेपी ये कह रही है कि देश को बदनाम कर रहे हैं, जबकि देश को लेकर अनेकों बयान प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने भी विदेश में दिए हैं। देखिए, संघ को लेकर जो वो कह रहे हैं उस पर सियासी बवाल जानते क्यों है अंजना जी? संघ के बारे में महात्मा गांधी वर्धा शिविर में गए 1936। उन्होंने इस विषय को लेकर तारीफ की कि संघ छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध किस तरीके से लड़ रहा है। अब महात्मा गांधी सही या राहुल गांधी सही? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने संघ पे प्रतिबंध लगाया था, इसके बावजूद 62 के युद्ध में संघ ने जिस तरीके से साथ दिया,
नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को उसको गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया। अब नेहरू सही या राहुल गांधी सही? 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी ने द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाकर विचार विमर्श किया। अब शास्त्री जी सही या राहुल गांधी सही? इंदिरा जी ने विवेकानंद शिला का उद्घाटन करते समय संघ के नेताओं के साथ डायस शेयर किया और वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। अब इंदिरा जी सही या राहुल गांधी सही? और तो और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कांग्रेस के लोग कहते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है, साफ संघ वालों से बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था का नया स्वरूप दिया। आज जो भारत की नई अर्थव्यवस्था है वो ईमानदारी से कह रहा हूं कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की देन है, जिसको सबसे अपमानित लांछित करके इन्होंने कभी मृत्यु के बाद अपने कार्यालय तक में स्थान नहीं दिया। अब वो सही या आप सही? तो हम अंजना जी अपना नहीं कह रहे हैं, पहले राहुल गांधी ये साबित कर दें कि उनकी पार्टी के और सरदार पटेल ने क्या क्या बोला है आरएसएस के बारे में पॉजिटिव, वो अलग है। तो ये बता दें, भाजपा छोड़ें, ये पहले साबित कर दें कि उनकी पार्टी के बड़े नेता शास्त्री जी और उनके परिवार के ही बड़े बुजुर्ग इंदिरा जी और नेहरू जी, गांधी जी गलत थे क्या? तो क्या मोदी जी के विरोध की अंध मतलब घृणा में वो अपनी पार्टी और अपने परिवार का भी अपमान करते चले जा रहे हैं? चलिए ठीक है, रोहन जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मोदी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंध घृणा में इस तरह से राहुल गांधी, महात्मा गांधी ने भी प्रशंसा की थी, नेहरू जी ने भी की थी, उसके बावजूद अपमान कर रहे हैं आरएसएस का। अंजना जी देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी ने कभी भाजपा की प्रतिक्रिया नहीं मांगी कि कौन सही कौन गलत। आज की जो परिस्थिति है, राहुल गांधी जी ने आज की जो देश में परिस्थिति है उसका जो आंकलन है वो किया हुआ है, ये उनका ओपिनियन है, उसमें भाजपा को बौखलाहट क्यों हो रही? और राहुल गांधी जी की स्पीच को इतना ध्यान से सुनते हैं, माइक्रोफोन लगा के सारे जो बेरोजगार प्रवक्ता हैं सुनते हैं, लेंस लगा के देखते हैं, तो जो उनकी कही गई बातें उनके ऊपर भी तो गौर करें। अंजना जी, राहुल जी ने क्या कहा, मैंने भी उनकी पूरी स्पीच सुनी। जिस प्रकार से लोकतंत्र पे वार हो रहा है, आज जो भी भारत का नागरिक होगा, अगर हमारे लोकतंत्र के वार होगा तो इसका असर सिर्फ भारत पे नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व में पड़ेगा। वही राहुल जी ने कहा है। और क्या राहुल जी ने गलत किया? आज मीडिया की हम बात करें, न्याय तंत्र की बात करें, इलेक्शन कमीशन की हम बात करें, सांसद की, पार्लियामेंट की बात करें, हर आदमी तो प्रेशर में है। ये पहली बार हुआ होगा हमारे जो 70 साल के इतिहास में, 75 साल के जो हमारे न्याय तंत्र है, ये न्यायालय के खिलाफ भी चले गए। आज रिजिजू जो जिस प्रकार से जो हमारे जजेस के खिलाफ स्टेटमेंट करते हैं, कॉलेजियम के खिलाफ हम बात करें या इलेक्शन कमीशन के जो रूल किए उसकी बात करें, ये कभी नहीं हुआ। क्यों? उनको लगता है कि जो उन्होंने एक माहौल बना के रखा है डर का कि कोई सत्य नहीं बोल सकता है, वो जब टूटने के उस पर आता है तो बीजेपी बौखला जाती है। राहुल गांधी जी ने कभी भी देश की, और भाजपा भारत नहीं है, संघ भारत नहीं है, भारत भारतीय है और भारतीय का अधिकार है कि अगर भारत में कुछ गलत होगा तो उसके लिए आवाज करेंगे। इसमें भारत का अपमान नहीं है। क्या आप हकीकत नहीं दिखा सकते हैं? क्या गलत कहा राहुल जी ने? एक भी शब्द बताइए। क्या भाजपा में इतनी हिम्मत है कि जो राहुल जी ने पॉइंट रेस किए उसका रिप्लाई या रिबटल कर पाए? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है हकीकत क्या है। उनको आजू बाजू घूमना पड़ेगा। सुधांशु जी आएंगे तो ऑब्वियसली इतिहास में जाएंगे उनके, क्योंकि वर्तमान और भविष्य का उनका कोई विजन नहीं है। कब तक आप इतिहास की बात करेंगे? आज की बात कीजिए ना। क्या कहा राहुल जी ने गलत? क्या न्यायतंत्र के लिए गलत किया? क्या इलेक्शन कमीशन के लिए गलत किया? या लोकतंत्र के लिए गलत कहा? कहां का? अभी भी जो केसेस हो रहे हैं आप देख लीजिए, पीएमएलए से लेके सारे। आज कर्नाटक में एक मंत्री के पुत्र के घर से पैसे पकड़े गए, कैश पकड़े गए। क्यों आज तक कोई भी एजेंसी नहीं गई? क्या गलत कहा राहुल जी ने? मुझे बताइए ना। क्यों सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है? अब हर बार जितने भी झूठ है, इसका जवाब डर है, आपको डर है कि अगर इसका जवाब मैं उनसे लेती हूं सर, लेकिन एक बात बताइए कि राहुल गांधी ने वहां पर कहा कि भारत में मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकता, ये सच है क्या? इसके पीछे की वजह क्या है, ये बात जो उन्होंने कही? देखिए, बिल्कुल देखिए, ये सच इसलिए है जी, अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर भारत में है, हाँ। जैसे कई बार राहुल जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी बात की, हम सब जानते हैं क्या प्रेशर का माहौल है। कौन वो हिम्मत करेगा? मुझे बताइए ना। किसकी हिम्मत है इस सरकार के सामने खड़ा होने की, या ये नहीं करने देंगे किसी को भी? आज मीडिया है, मैं जानता हूं कई बार मीडिया की मजबूरी होती है। हमने देखा है जिस मीडिया हाउस ने भी सरकार के खिलाफ कहा है, इसमें यह नहीं कि सरकार के लिए गलत कहा है, जो सही है वो दिखाया है, वो भी उनके दुश्मन है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब भी रेड हुई या उसके पहले भी रेड हुई। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो कभी एक बार तो बताइए कि जो मीडिया राहुल भाजपा के खिलाफ नहीं है उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ हो। आज तक नहीं हुआ।
ये तो नहीं हो सकता ना। तो आप जो आवाज कुचलने की बात करते हैं, येन केन प्रकार कुछ भी प्रकार से साम दाम दन बेट, उसकी एक पराकाष्ठा होती है। हर आदमी को आप भक्ति की नजर से नहीं देख सकते। अगर आप लोकतंत्र में हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा अपनी गलतियां सुनने के लिए। अंजना जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 9 साल में एक बार भी भाजपा के एक भी प्रवक्ता ने, एक भी नेता ने अपनी गलती का स्वीकार किया है तो बताइए। नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके 3 काले कानून से लेके कोविड मिसमैनेजमेंट से लेके चाइना से लेके मैंने आपको 10 में चीजें गिना सकता हूं। एक बार भी भाजपा ने यह कहा हो कि नहीं जी हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? तीन काले कानून जिसे आप कह रहे थे वो कृषि कानून तो वापस लिए थे, वापस ले लिए थे सरकार ने। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, जो आपकी विचारधारा या आपकी पार्टी का समर्थन करे वो सब तो बड़े अच्छे, सब गदगद, बड़ा अच्छा। लेकिन अगर किसी की विचारधारा विपक्षी पार्टियों से मिल जाए, उनके नेताओं के समर्थन में वो खड़ा हो जाए, फिर तो उसकी खैर नहीं है देश में। ऐसा माहौल आपने बना दिया है जिसकी वजह से विपक्ष के नेताओं का उनकी विचारधारा का समर्थन करने से लोगों में एक डर भर गया है। इसका जवाब दीजिएगा और ये बताइएगा कि 8 करोड़ जिस विधायक के घर, बेटे के घर से मिले हैं कर्नाटक के, उनके पास कितनी एजेंसियां जा रही हैं? हाँ, हमें बता रहे हैं। पहली बात तो यही समझ लीजिए कि 8 करोड़ बरामद किया है तो कर्नाटक में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। अगर इनका आरोप सही होता और इस ढंग से पक्षपाती ढंग से काम कर रही होती हमारी एजेंसियां और पुलिस, तो उनकी बरामद ही नहीं होना चाहिए था। तो ये इनका कहना ही अपने आप में इनके दावे को खोखला साबित कर देता है। पर मैं रोहन जी से कहूंगा गंभीरता से बहस करनी चाहिए, बिना वजह अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपने कहा हम इतिहास में जाते हैं, पहले मैं प्रश्न पूछता हूं। ये राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड और सीक्रेट सर्विस की बात कही, ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट सर्विस? ये इतिहास है कि वर्तमान है? बोलिए, पहले जवाब दे दीजिए फिर मैं बोलूंगा। सीक्रेट सर्विस क्या था? अरे आप एंकर तो है नहीं, आप इतिहास में चले गए। राहुल गांधी नहीं पता है आपको? न्यायतंत्र पे वार हो रहा है। नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं इतिहास में। अरे राहुल गांधी ने बोला है, उसका तो अध्ययन करके आए होंगे। व्हाट वाज सीक्रेट सर्विस? कॉलेजियम का विरोध बोलिए किया आपने। आप न्यायतंत्र का विरोध क्यों कर रहे हैं? मीडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप अपनी दुकान क्यों चला रहे हैं 9 साल से? मैं सीक्रेट सर्विस, मैं राहुल गांधी के बयान पे पूछ रहा हूँ कॉलेजियम के विरोध पे। आगे चलिए, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। कानून क्यों डाले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 काले कानून क्यों डाले? मैं आपको नहीं पता तो मालूम कर दूं आपको। चलिए, अब आपने बोल दिया नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब मैं जवाब दे देता हूं। रोहन जी वो पूरा करने फिर मैं आपके पास आऊंगा। 2 ही लोग हैं आज, 2 ही लोग हैं सर। ठीक है, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, इसीलिए मैंने सिर्फ ये बात कही कि कांग्रेस वाले अनर्गल आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड 1928 में बना था। हमसे कह रहे इतिहास में मत जाओ। और सीक्रेट सर्विस जो थी वो हिटलर की सीक्रेट सर्विस थी, जो बनी भी और खत्म भी हो गई 1945 में। खुद इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और लाकर यहां पे तुलना करते हैं, फिर कहते हैं साहब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं। सीक्रेट ब्रदरहुड कहा है, सीक्रेट सर्विस नहीं कहा है। वो बाइट हम फिर से चला सकते हैं क्या? एक सेकंड सर, उन्होंने सीक्रेट ब्रदरहुड कहा है। बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज चलती हैं सर, सुधांशु जी, ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं। एक बार वो बाइट जब निकल जाए मुझे बताइएगा। सुधांशु जी आगे की बात कहिए। चलिए, मुस्लिम ब्रदरहुड 1928 में बना था। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में भी 1928 की बात कर रहे हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज एकदम वर्तमान में आ जाए। समस्या क्या हो रही है? जैसे रोहन जी ने कांग्रेस के किसी पूर्ववर्ती नेता के बारे में जवाब नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता है। परंतु हम आज का यथार्थ बताएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बाहर जाके क्यों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत की यूनिवर्सिटी में हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, 2014 के बाद आप भारत की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। 2004 से 14 के बीच में कितनी यूनिवर्सिटीज में गए बताएं? इनकी सरकार थी, तब तो ये वली अहद सल्तनत थे, जलवाए जलाल था। क्यों नहीं बुला रहा था कोई? ऐसी बात नहीं, कांग्रेस के नेताओं को लोग बुलाते थे। शशि थरूर जी कई जगहों पे जाके बोले हैं, कपिल सिब्बल जी का कई जगहों पे भाषण होता था, गुलाम नबी आजाद साहब कई यूनिवर्सिटीज में जाके बोले हैं। अब अगर राहुल गांधी जी को उनके शासनकाल में भी किसी विश्वविद्यालय ने बुलाया नहीं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? या अब विदेश की ही यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, क्यों बुलाती हैं और वहां जाकर यही व्यवस्थित भाषण दिया जाता है? यह अपने आप में शोध का विषय है और मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि वो जाते हैं और एक स्पेसिफिक एजेंडा के तहत बात करते नजर आते हैं। पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, शायद वो इतिहास में अटक गए हैं रोहन जी। अरे गए वो जमाने जब सोचता था कोई विदेश से इन्फ्लुएंस होकर भारत की राजनीति बदल जाएगी।
गए वो मित्रों किन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 के दौर, गए वो इन कन्वर्सेशन विद क्रो में लिखा हुआ कि सीआईए हस्तक्षेप करेगा, जो इंदिरा जी आरोप लगाती थी कि सीआईए हस्तक्षेप कर रहा, और अब के रिकॉर्ड्स में आता है कि केजीबी हस्तक्षेप कर रहा था। अब तो आप ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने हाउडी मोदी में कहा कि हम अमेरिका के चुनाव को हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब हैसियत ये है कि हम पे आरोप लगता है, ये हसीन इल्जाम, कि हम उनका चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, और आप बाहर जाकर ये अपेक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं इंग्लैंड और अमेरिका, वो भारत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ मोदी विरोध में नहीं हैं, आप भारत को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर को भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और अंत में एक और बात कह दूं, जो कुछ ये बात आरएसएस के बारे में कह रहे हैं, इनके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इन कैपेसिटी ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 13 जनवरी 2013 को जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में आरएसएस के बारे में ऐसे ही आरोप लगाए थे। जब सुषमा स्वराज जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन के पटल पर पूछा तो उन्होंने वो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया था। जब उनसे कहा गया था सबूत दिखाइए ना, जो आप कह रहे हैं ये सब होता है आरएसएस, उन्होंने कहा वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, विड्रॉ कर। अब बताइए, कांग्रेस सरकार का गृह मंत्री सही या राहुल गांधी सही? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, और शुरुआत वहीं से कीजिएगा कि 2004 से 14 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, तब कितने यूनिवर्सिटीज में जाकर राहुल बोलते थे? देखिए अंजना जी, मुझे आज तरस आता है भाजपाई प्रवक्ता, उनका एजेंडा देखिए। जब से डिबेट शुरुआत की है, राहुल गांधी जी ने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, सारी डिबेट उसके ऊपर है। और जो मुद्दों पे बात की उस पर करने की हिम्मत नहीं है। मैंने जैसे कहा, न्यायतंत्र पे बोलने की उनका हिम्मत नहीं है। और राहुल जी जब भी बात करते हैं, जब हमारी सरकार थी तब हमारी जिम्मेदारी थी, अगर आपको लगता था तो बोलने का अधिकार था, मीडिया में आप जा सकते थे। मैं आपको 50 आपको बीजेपी की स्पीच सुना सकता हूं जो हमारी सरकार थी, हमने तो कभी ये अधिकार रोका नहीं है कि आप मीडिया में जा सकते हैं। मैं आपको 10 साल के कम से कम 50 ऐसे इंस्टेंसेस कर सकता हूं जहां पे मीडिया ने ओपनली सरकार को क्रिटिसाइज किया है और हमने उसको विनम्रता से लिया है, अगर हमारी गलती है तो स्वीकार भी किया है। क्या आज आपको लगता है ये अधिकार किसी के पास है? देखिए, अभी ये जो भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी मजबूरी देखिए, आज देश की बात कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनवा था, उन्होंने क्या कहा कि हमको शर्म आ रही है, जो आप भारत में पैदा 2014 से पहले हुआ उसको शर्म आती थी कि मैं भारत में पैदा हूं। ये हाल था क्या हमारा? ये हाल था। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं अंजना जी, सारी सरकारों ने मिलकर, जिसमें वाजपेयी जी भी थे, सबने मिलकर देश को बनाया है। तब प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि 9 साल के बाद में हमको शर्म आ रही थी, तब देश का अपमान नहीं होता है। तो ये सिलेक्टिव कैसे हम कर सकते हैं? आप जाके बोलते हैं, 50 बार प्रधानमंत्री जी ने बात की है, 50 बार प्रधानमंत्री जी ने जिनपिंग की तारीफ की है, चाइना के झूले की तारीफ की है, सब कुछ किया है, तब आपका कहां देश प्रेम कहां चला जाता है? और जब कांग्रेस पे आता है, आज राहुल जी ने कहा, जयशंकर जी ये कहा, उनके जो मंत्री है कि नहीं हम तो चाइना मजबूत है, हम उसके ऊपर कैसे अटैक करें? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये चाइना के साथ जो आप जो माफी वीर बन के घूमते हो, क्या ये गलत नहीं है? कोई गुस्सा नहीं है, ये कहना कोई गलत नहीं है। और मुझे ये नहीं लगता है कि ये सच को अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सच को कहीं देश बीच में नहीं था, अगर हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो उस कटघरे में खड़े होने के लिए हम तैयार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम गुनहगार हैं और होते रहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमको नहीं माफ करेगी जिस प्रकार से भाजपा हमारे लोकतंत्र को दबा रही है। कल न्याय तंत्र के ऊपर ये लोग डोरे डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे डोले डाल रहे हैं, जो भी सांसद विपक्ष के हो, जो भी उनके खिलाफ है, उसके ऊपर ईडी आईटी सब रेड होती है। तो क्या हम रोकेंगे नहीं? क्या ये जिस प्रकार का माहौल अंजना जी बना दिया है, एक असहिष्णुता बोलते हैं कि इनटॉलरेंस, कि नहीं भाजपा के खिलाफ आप बोलो या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो तो भारत के खिलाफ बोलना है। ये देश की जनता समझ चुकी है और सारे लोग जानते हैं कि भाजपा की विफलता का पर्दाफाश करना भारत के खिलाफ बोलना नहीं है। इस सरकार की जो पाप है वो अब 9 साल के बाद उछल उछल कर बाहर आ रहे हैं। और सुधांशु जी इतने नॉलेजेबल हैं, 9 साल की सफलताओं की मैं बात करूंगा अभी बिखर जाएंगे। उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय 2022 के अंत में दुगनी हुई, उगनी हुई क्या? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई क्या? हर भारतीय को घर मिला क्या? हर भारतीय को 24 घंटे बिजली मिली क्या? मैं जब गोल्ड पोस्ट की बात करूंगा तो ये बिखर जाएंगे, मैं बनूंगा 2 करोड़ नौकरियों की बात तो ये बिखर जाएंगे, 15 लाख की बात करूंगा तो बोलेंगे जुमला है। तो इनको पकड़े तो पकड़े कहां? आप राहुल गांधी जी ने इतनी सारी स्पीच दी और इनके लिए बोलने के लिए क्या है? अरे उन्होंने ये कहा था, ये सही गलत। अरे भाई साहब, राहुल जी ने जिस इश्यू पे बात की आपको लगता है कि गलत है तो राहुल गांधी तो डिबेट के लिए तैयार है, आप करके दिखाइए ना, क्यों दूर भाग रहे हैं? हकीकत ये अंजना जी, भाजपा का जो डर है वो उनके अहंकार के नीचे डर छिपा हुआ। आज अहंकार से वो लोग हर आदमी को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डर है कि अगर ये अहंकार चला गया और ये डर चला गया तो उनकी हकीकत देश के सामने आ जाएगी। और वो नहीं चाहते हैं कि ये अहंकार और डर के आवरण में उनकी हकीकत देश की जनता के सामने आ जाए। सुधांशु जी जवाब दीजिए।
उनका सीधा कहना है वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं विदेश में जाकर, और बीजेपी देश नहीं है, आरएसएस देश नहीं है, ये कह रहे हो। हाँ, हम बता रहे हैं। देखिए, मैं वर्तमान का भी जवाब देता हूं और भूत का भी, और उससे कांग्रेस का भूत उतारने का प्रयास करता हूं। इन्होंने कहा हम वर्तमान पे नहीं बोल रहे हैं, तो लास्ट वीक का ही आईएमएफ की जो चीफ है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, उनका इंटरव्यू कोई भी जाके चेक कर सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत अगले वर्ष में वर्ल्ड की इकोनॉमी में ब्राइटेस्ट स्पॉट होने जा रहा है, और ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ में 15% का कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है। ये कौन कह रहा है? आईएमएफ का चीफ, और जिस आईएमएफ में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं। इतना आसान नहीं होगा आपको उसको वो कर पाना। आज हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हैंडसेट हो गए। आज चाइना से छीनकर हमने 25% एप्पल के फोन भारत में बनने लगे हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग कंपनी, सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में बन गई है। आज हम सोलर एनर्जी में नंबर 1 के देश हो गए, और हमने सबसे कम लागत में मंगलयान भी बनाने में सफलता हासिल कर ली है। हमने अभी विमान वाहक युद्धपोत अपने आप बनाने में सफलता हासिल कर ली है। बहुत सारी चीजें हैं, और आईएमएफ के डाटा के अनुसार 10 साल पहले 22 करोड़ लोग भारत में गरीबी की रेखा के नीचे थे। आज 10 करोड़ रह गए, यानी हम 12 करोड़ लोगों को निकालने में सफल हुए। कोविड के दौर के बावजूद अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में केवल 1% पॉपुलेशन रह गई है। अब देखिए, ये तो हुई वर्तमान की बात। अब आपसे यह कहना चाहता हूं, आपके सामने तो समस्या यह है, जब आपको विदेशों से पता नहीं कैसा एक मतलब अजीब प्रकार का आकर्षण है। हमारी सरकार तो छोड़िए अंजना जी, जब इनकी सरकार थी तो भारत की संसद के 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया था, और उसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। अरे भाई, तब तो आपकी सरकार थी। अगर आपको आपत्ति थी, आप पासपोर्ट कैंसिल कर देते। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान, भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के सम्मान का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान। मगर मोदी जी से किसी तरीके से मोदी जी का अपमान करने का मौका मिले तो सारा अपमान करने को तैयार है। अब जब ये कहते हैं कि हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, 70 साल में कभी नहीं हुआ, तो अंजना जी हमको सुनाना चाहते हैं। What is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? ये कौन है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो कह रही है जज कौन होता है ये तय करने वाला, डेमोक्रेसी तय करेगी। जज के लिए भी कह रही है ये कौन है, इनको क्या समझ है कि देश में क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, मान्यवर, कमिटेड जुडिशरी की बात कही। 3 लोगों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया। वो तो छोड़िए अंजना जी, अपनी पार्टी के सदस्य को, अपनी पार्टी के सांसद को इस्तीफा दिला के हाईकोर्ट का जज बनाया, गुवाहाटी हाईकोर्ट का, जस्टिस बहरुल इस्लाम। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव पोस्टपोन हो गया तो दोबारा जज बन गए। अरे सुनिए, उसके बाद फिर रिटायर हो गए, और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण कि रिटायरमेंट होने से, हाई कोर्ट से रिटायर होने के 10 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, और रिटायर होने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बने। मान्यवर, जब आप कहते हैं कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ, बहुत सोच समझ के किया करिए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं अंजना जी, ये मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कर रहे हैं इसी अमेरिका की, वॉशिंगटन डीसी की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर एंडरसन ने आरएसएस पे किताब लिखी है। उन्होंने कहा ब्रदरहुड इन सैफरन, और उन्होंने लिखा है कि किस किस ढंग के विकास के कार्य। कब लिखा? 1987 में। ना कोई राम मंदिर आंदोलन था, ना भाजपा थी, न मोदी जी राजनीति में आए थे। हम 2 सीटों वाली पार्टी थे। मगर अफसोस कि राहुल गांधी जी को जाके ये दिखता है, तो मुझे ये लगता है कि ना उन्हें अपना इतिहास पता, न देश के वर्तमान पता, न देश का भूतकाल पता, बस केवल उनके दिमाग के ऊपर मोदी विरोध का भूत चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे रोहन जी एक बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं प्यार की दुकान खोलना चाहता हूं, भारत को जोड़ना चाहता हूं, देश में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लोगों में कटुता आ गई है। वो बात समझ में आई लोगों को, लोग जुड़े, अलग अलग जगहों पर गए। ये जो विदेश यात्रा है राहुल गांधी की इस बार, इसका मकसद क्या है? क्या मोदी को रोकने के लिए अब विदेशों में मौजूद एंटी मोदी लॉबीज, एंटी मोदी इंस्टीट्यूशंस,
एंटी मोदी वॉइसेस को एम्पलीफाई किया जा रहा है। वहां से मैं क्लू ले रही हूं जो उन्होंने बात की कि एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, उनको विदेश जाने के लिए, अमेरिका जाने की इजाजत ना मिले, उसके लिए हस्ताक्षर कराए गए थे। मेरा सवाल यह है कि क्या है मकसद, इस दौरे का मकसद क्या है जो वहां पर जाकर वो भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर बता रहे हैं, आज की डेमोक्रेसी को? देखिए अंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तब 3 मुख्य मुद्दों पे ये यात्रा हुई थी। एक महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी और जो नफरत देश में फैलाई गई। और आपने सही कहा कि शुरुआत में लोगों ने कवर नहीं किया पर बाद में उसको बहुत सफलता मिली। देखिए राहुल जी एक देश को बचाने की मुहिम में लगे हैं। उनको कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, उनको कभी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। आपने कहा मोदी जी, नहीं, कोई वो एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो एक सिस्टम के खिलाफ है जो भाजपा द्वारा देश के ऊपर थोपी जा रही है। देश का जो डीएनए है वो न्यूट्रल है। देश के डीएनए में प्यार है, सद्भावना है, एकता है, भाईचारा है। भाजपा द्वारा इस डीएनए के ऊपर वार किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वार किया जा रहा है। हर जगह पे आप देखिए क्या हो रहा है। जहां पे भी हम महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान लेके अपना एजेंडा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो इनका प्रयास है कि देश की हकीकत पे भावनात्मक मुद्दे जो हकीकत में है ही नहीं, उसके ऊपर जो वार हो रहा है उसको हमको रोकना है। और राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं, उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया है, किसी एक व्यक्ति का विरोध नहीं किया। अगर उस बचाने के अंदर में अगर कोई सरकार बीच में आती है तो हम तो बात करेंगे। अभी अर्थतंत्र की बात कर रहे थे, सुधांशु जी को शायद इतिहास का नॉलेज है, अर्थतंत्र का इतना नॉलेज नहीं। मुझे समझ नहीं आया आपका जवाब, मैं आपको टोक रही हूँ। इस विदेशी दौरे का मकसद क्या है सर? ये नहीं समझ में आया सर। देखिए मकसद सिर्फ इतना है, हाँ? मैं बता रहा हूं, जो भारत जोड़ो यात्रा से एक आवाज निकली पूरे देश में और उसका एक समर्थन मिला। हाँ। विदेश में वो जा रहे हैं तब लोकतंत्र की आवाज को जो कुचलने का प्रयास हो रहा है देश के अंदर में, उसको वो देश के पूरे विदेश के सामने रख रहे हैं कि भारत में हो रहा है। जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे जब प्रेजेंटेशन किया तब उनको सवाल आया। और एक मैं आपको कहूंगा, ऑडियंस में एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि मेरे पिता आरएसएस में थे और उनको भी आज का अगर ये दुनिया भारत देख रही तो उनको पसंद नहीं आ रहा। तो ये सवाल हमने तो नहीं पूछे और उन्होंने जवाब दिया कि अगर आपको ये लगता है तो आप समझिए हकीकत क्या है। अंजना जी, जिस प्रकार से देश में एक भय का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, आपको लगता नहीं है ऊपर से तो सब चंगा सी है, मोदी सरकार है, सब चंगा सी है, पर जो भय का माहौल है कि आप सच नहीं बोल सकते, देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। मैं आपको हकीकत के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से मैं पर व्यक्ति आय की बात कर रहा हूं, हम बांग्लादेश से पूछे चले गए। अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये आरबीआई का स्टेटमेंट है जो 6% की बाउंड्री सेट की थी, आज भी महंगाई दर उसके ऊपर है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज इस सरकार ने, मैं आपको ये अर्थतंत्र की बात कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये पहली सरकार है आज हमारे हाउसिंग रोड के लोन से लेके सारे रेट बढ़ गए पर पेट्रोल और डीजल का भाव कम नहीं हुआ। क्रूड सबसे कम स्तर पर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, पेट्रोल डीजल का भाव कम कर दो ऑटोमेटिकली हमारी महंगाई कम हो जाएगी। पर यह हकीकत देश के सामने छिपाई जा रही है, कहीं ना कहीं मीडिया पे प्रेशर, हर स्तंभ पे प्रेशर। तो आज जब राहुल गांधी जी देश को बचाने की मुझे बात करेंगे, हर भारतीय का यह अधिकार है कि अगर देश को बचाने की मुहिम हो, भारत हो, वहीं कहीं पे भी विदेश में हो, हम देश को बचा के रहेंगे। और अगर भाजपा को यह लगता है कि देश को बचाने की मुहिम भाजपा के खिलाफ है तो ये इनका प्रॉब्लम है, पर हकीकत इससे छिपी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है देश में। आपने जो सिर्फ एक मिनट मैं ये कहना चाहूंगा कि अंजना जी, इतनी बार राहुल जी ने इतनी सारी स्पीच दी, लेकिन इनका विरोध क्या है वो देखिए जरा। अरे राहुल जी बाहर जाके ये क्यों बोलते हैं, अरे राहुल जी भारत का अपमान क्यों कर रहे हैं। जो उन्होंने मुद्दे कहे, कि आप में हिम्मत है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करते हैं, आजकल कई उनके बेरोजगार मंत्री थे, आज उनको रोजगार मिल गया, सब लोग पॉइंट्स बनाने में बचे हुए हैं कि अरे हमको पॉइंट्स मिल जाए, हमको वापस कहीं पे मंत्रालय मिल जाए। नहीं मिलेगा। आप मुद्दों पे बात करके दिखाइए ना, हम तो चैलेंज करते हैं। जो राहुल जी ने मुद्दे कहे लिस्ट करके आप सामने अपना रिबटल बताइए, हम सब करने को तैयार है। आपको क्यों आपत्ति है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा या भाजपा की विरोध किया, देश का किया? नहीं, मुद्दों की बात कीजिए, हम सारे जवाब देने को तैयार है। सारे मुद्दे तथ्य पे आधारित है, सारे मुद्दों के पीछे लॉजिक है, सारे मुद्दों के पीछे सबूत है। अगर आपको लगता है तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूं, हर मुद्दे पे डिबेट करने के लिए सुधांशु जी आप आ जाइए, हम लोग समय तय करते हैं। पर आप मुद्दों पे बात कीजिए, भटकाने का प्रयास मत करिए। कितनी बार इमोशनल खेलेंगे देश के सामने? कब तक इमोशनल करके देश को बेवकूफ बनाएंगे? चीन के मुद्दे पे आपने बेवकूफ बनाया कि कोई गुस्सा नहीं है, हमारे गलवान में सैनिक मर गए। आपने 3 काले कानून में देश को बेवकूफ बनाया कि नहीं, देश के लिए हमारे किसान मर गए। कब तक मरते रहेंगे? कब तक आपकी जो भावना? सुधांशु जी जवाब दीजिए। आपकी पार्टी बार बार कह रही है भारत को बदनाम करने की यात्रा है ये, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो भारत को बदनाम करने की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो
एक्सटेंशन है उस यात्रा का, लेकिन एम्पलीफाई कर रहे हैं वो आवाज जो ये कह रही है कि देश में आपने डर का माहौल किया है, ये आपके खिलाफ है। देखिए, खुद जो बोल रहे हैं रोहन जी, तो कांग्रेस का कैसा अहंकार झलक रहा है कि मंत्री तो बेरोजगार हैं और एक भारत की राजनीति का चिर युवा और चिर व्याकुल नेता जिसने कि अपना अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया है, वो सही बात है, वो रोजगार से युक्त है, वो भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने के रोजगार में लगा हुआ है, देश के अंदर से लेकर बाहर तक। अब इन्होंने कहा कि फैक्ट की बात, तो बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं। आज चूंकि राहुल गांधी जी विदेश में हैं, तो रोहन जी के पास ये बच के भागने का स्कोप नहीं है कि विदेश की बात मत करिएगा। राहुल गांधी जी इंग्लैंड में हैं। क्या है महंगाई की दर इंग्लैंड में और क्या है विकास की दर इंग्लैंड में? और इससे पहले इटालियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। क्या है महंगाई की दर इटली में और क्या है विकास की दर इटली में? अब मैं बता देता हूं। अब इंग्लैंड में जो है वो 9.7% महंगाई की दर है, भारत की दर से दुगनी है। और अरे भाई ये क्या मैं बता रहा हूं भाई, अरे बात सुनिए, ये क्या? अरे भाई आप बाहर जाके यथार्थ की बात करिए ना। बीच में नहीं, रोहन जी पूरा कर ले। मैं बता रहा हूं, पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आपको लगे कि इसका संबंध नहीं है तो आप मेरी बात के चिन्ह उड़ा दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं, और वहां पर विकास की दर है 5.7, इटली में तो हालत और खराब है, 3.9% विकास की दर है, 12.3% महंगाई की दर है, और पूरी दुनिया में 2.9% है विकास की दर, भारत की 6.1, डबल है विकास की दर पूरी दुनिया से। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं मान्यवर, चूंकि वो भिन्न भिन्न देशों में घूम रहे हैं, तो मैं विनम्रता से कह रहा हूं G7 कंट्रीज में और G20 कंट्री में एक कंट्री का नाम बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम हो और विकास की दर भारत से अधिक हो। फिर मैं कोट कर रहा हूं, यदि IMF की चीफ ने कोट किया कि भारत की विकास दर औसतन दुनिया की विकास दर से दुगनी रहने वाली है और 15% विकास को हम कंट्रीब्यूट करने वाले, आज की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बेरोजगारी की दर अब 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी अब हम कोविड के बाहर निकलते जा रहे हैं। अब आप रिपोर्ट देख लीजिए अंजना जी, नहीं तो कहिएगा आपके आज तक चैनल की देख लेंगे। पिछले साल के मुकाबले मकानों की खरीद 10% बढ़ी है। इसका मतलब अब अर्थव्यवस्था में गति आ रही है, लोगों के पास क्षमता बढ़ रही है, तभी तो मकान खरीदते बढ़ रहे हैं। मगर ये सब कुछ बढ़ता हुआ देखने के लिए सही नजर तो चाहिए। अब अगर नजर पे ही चश्मा मोदी विरोध का लगा हुआ है और वो भी जाके BBC के साथ, हिंडनबर्ग के साथ, फिर जाके इंग्लैंड में ये बोलना, अमेरिका में ये बोलना, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चीन से करार, अमेरिका इंग्लैंड से प्यार। अब उसके लिए तो आप जिस जहनियत के शिकार हैं उसके लिए तो हमारे पास जवाब देना मुश्किल है, परंतु हम सिर्फ यह बात कहना चाहते हैं एक बिंदु, ये भारत वो भारत है रोहन जी जहां रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी। मगर अफसोस कि आप बाहर जाकर, और फिर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं अंजना जी, ये वो लोग हैं जिनको कि RSS में ब्रदरहुड और मोदी जी में विलन नजर आता है। ये वो लोग हैं जिनको जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है, हाफिज में साहब नजर आता है, उसामा में जी नजर आता है, इशरत में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका नौजवान नजर आता है, अफजल गुरु में हालात का मारा नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, भारत के सेना के प्रमुख में सड़क छाप गुंडा नजर आता है, बालाकोट स्ट्राइक के बाद दुश्मन के सैनिक नहीं कौवे और पेड़ गिरे हुए नजर आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत नजर नहीं आता है, उन्हें ही RSS में मुस्लिम ब्रदरहुड नजर आता है। और मोदी जी जैसे काम करने वाले अब जीवन वृत्ति के अंदर उनको एक विलन नजर आता है। जवाब दीजिए इसका रोहन जी। और इसी के साथ एक सवाल मेरा भी है। एक सेकंड सर, एक सवाल है मेरा। सर रुकिए ना, एक सवाल है मेरा। आप लोग 2024 के पहले राहुल गांधी जिस तरह से सक्रियता दिखा रहे हैं, सबसे बड़े नेता तो आपकी पार्टी के भी वही हैं, चाहे वो चैलेंजर सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का 24 में बनना चाहे ना बनना चाहे, जिससे आप लोगों में भी एक झिझक दिखती है, लेकिन सबसे बड़े नेता के तौर पर वो सामने दिख रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि उनको सियासी फायदा इस विदेशी दौरे से हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को बैठ के यही समझाते फिरना पड़ रहा है कि ये लाइन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये लाइन इन कॉन्टेक्स्ट है, ये लाइन जो उन्होंने कही तो थी लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था। तो फिर जिसका आपको फायदा ही 2024 के लिए नहीं मिलेगा, उससे क्यों वो ये स्ट्रैटेजी बना कौन रहा है?
अंजना जी, पहली बात तो इस डिबेट में जो हमारा पक्ष है उसका विजय होने का एक सबूत ये है कि जब वाजपेयी हिंदू मुसलमान पे आ जाए तब समझ लो कि उनके सारे हथियार खत्म हो गए। और मैं नहीं मान रहा था कि आज सुधांशु जी को भी हाल होगा, पर यह हुआ है। जैसे ही वो आ जाए हिंदू मुसलमान पे, समझ लो सब हथियार खत्म। जैसे ही फर्जी राष्ट्रवाद पे आ जाए, समझो सब हथियार खत्म। मेरा ये कहने का मतलब है, मैंने सारे मुद्दों पे बात की, एक भी मुद्दे पे इनका कोई जवाब नहीं था। कहीं तो चर्चा कर लेते। मतलब ये कह रहे हैं कि हम इस बीच अब खबर आ रही है, एक सेकेंड सर, राहुल गांधी पर इंद्रेश कुमार का तगड़ा पलटवार, यानी संघ की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। राहुल ने साबित कर दिया कि वो विदेशी हैं, विदेशियों की मदद से वो राज करना चाहते हैं। सुन लीजिए क्या कहा है, उसके बाद से इस पर सवाल जवाब दीजिएगा आप, रोहन जी। लोग ये तो जानते ही थे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को जन्म दिया 1885 में, और ये कहकर जन्म दिया कि हिंदुस्तानी लोग जो अपनी आज़ादी के लिए और आक्रामक होते जा रहे हैं, उनकी इस आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए संस्था बना रहे हैं। और आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है, और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय ही नहीं है बल्कि चिंतनीय भी है। इसलिए पूरी कांग्रेस ने और देश ने विचार करना चाहिए, जो देश में हुकूमत के लिए विदेश की मदद ले और उस इंग्लैंड की मदद ले जिससे हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए लाखों लाख कुर्बानियाँ दी। ये उन सब कुर्बानियों का भी अपमान है, बल्कि मैं कहूँगा राहुल वह अपने बुजुर्गों का भी अपमान कर रहा है। जवाब दीजिए रोहन जी। वो कह रहे विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करके जिस ब्रिटेन को हमने इतनी मशक्कत से हराया, उसी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। विदेशी ताकतों से देश में हुकूमत पाना चाहते हैं राहुल। देखिए, आज कितनी अंजना जी हंसने की बात है जी। ये संघ जिन्होंने माफीनामे पे साइन किए है अंग्रेजों के साथ में, उनको ये बोलना पड़ रहा है। कौन सा लहू बहाया है, बताइए तो सही। संघ ने कौन सा लहू देश की आजादी के लिए बहाया, आज ये बात कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? आपने मुझे एक सवाल पूछा कि राहुल जी जब बाहर जाते हैं, ये बात कोई राजनीतिक फायदे नुकसान की नहीं है अंजना जी। जब राहुल जी बात करते हैं, एक ऐसे राजनीति, क्योंकि मैंने उनसे क्लोजली काम किया है, वो दिल से बात करते हैं। वो नफा नुकसान हर चीज में किसी नफा नुकसान नहीं सोचते हैं। जब कोविड था तब भी उन्होंने कहा था, तब भी ये विरोध किया गया, अरे राहुल गांधी देश को डरा रहे हैं, अरे ये हो रहा है। जब भी कब कोई चीज हुई है तब राहुल जी ने पहले कहा है, उस तब मजाक बनाया गया। जब हकीकत होती है तब उसके ऊपर कहीं ना कहीं पर्दा डालने का प्रयास होता है। देखिए, देश को बचाने की जिम्मेदारी अंजना जी हम सबकी है। उनका एक जो विजन है, आज जब देश को बचाने की बात करते तो मुद्दों के आधारित बात करते हैं। क्यों इनको विरोध करना पड़ रहा है? जब आरएसएस की बात कर रहे हैं, आप इतिहास खोल के देख लीजिए। ये तो बड़े इतनी इतिहासकार बैठे हैं। क्या हिंद छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध नहीं किया था 1942 में? क्या अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के खिलाफ बात नहीं की थी? आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं। जब यहां पे सुभाष चंद्र बोस जी आ रहे थे, आजाद हिंद फौज का खिलाफ जो विरोध किसने किया? संघ का जो वहां पे अधिवेशन था उसमें उसका विरोध हुआ है। तो ये हकीकत आप बदल नहीं सकते हो अंजना जी। आज देश में आप सत्ता में हो सकते हो, पर आपका भविष्य, आपका भूतकाल आप नहीं बदल सकते हो, ना आप वर्तमान बदल सकते हो। हम तो मुद्दे आधारित बात करते हैं अंजना जी। 9 साल में जो भी चैलेंजेस देश ने स्वीकार किए हैं, जो सहे हैं हमने, जो मुद्दे सहे हैं, जो विफलताएं देश ने उठाई है, मैं हमेशा कहता हूं कि विदाउट एनेस्थेसिया देश की जनता के ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किए हैं। और आज हम नहीं चाहते हैं कि देश की जनता पे ऑपरेशन हो। मैं आपके माध्यम से जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटी बात, जो छोटे उद्योगपति हैं या परिश्रमी हैं, मैं आपके माध्यम से चैलेंज से कहना चाहूंगा, आप किसी के साथ में अकेले बैठ के बात कर लीजिए। वो डर से कहेगा कि धंधा ही नहीं है, बिल्कुल बात भुला है। आज ये जो विकास की बात कर रहे हैं ना, 5-7 मित्रों के विकास से विकास, देश का विकास नहीं होता। देश की जो धरोहर है अंजना जी, हम लोग ने सारे जो इतने साल में हमने सारी जो वैश्विक महामंदी का सामना क्यों किया, जो हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, हमारे जो छोटे उद्यमी है, आज सबकी हालत खराब करके रखी है। मैं सबको जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या किसी भी व्यक्ति की ये हिम्मत है? अभी उन्होंने जयशंकर जी ने देश के जो उद्योगपति है उनको लताड़ डाला कि उन्होंने प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया।
कभी आपने सुना है? और एक भी उद्योगपति बेचारा बोल नहीं पाया। अरे आपकी सरकार में दम होता तो जो चाइना से आप जो प्यार लड़ा रहे हो उसका जो आपका इंपोर्ट है डबल नहीं होता, 245% वृद्धि नहीं होती, क्योंकि आपकी जो इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि आपके दिल में चाइना प्यार है और आप देश के उद्योगपतियों को लताड़ रहे हो। अंजना जी मुझे एक चीज बताइए, देश के विदेश मंत्री देश के उद्योगपतियों के बारे में खराब बोले और एक भी उद्योगपति सामने जवाब नहीं सुन बोले, ले, जवाब सुन ले, जल्दी। एक चीज तो बताइए, राहुल गांधी शीतकालीन सत्र में विकास की आप बात 0% है उनका प्रेजेंस, नहीं होती, इस पर तो आपने कुछ बोला ही नहीं होती। शीतकालीन सत्र में 2022 में पिछले साल सर जो शीतकालीन सत्र था तो हमारा विकास दर इससे ज्यादा होता। ठीक है, राहुल गांधी का प्रेजेंस पार्लियामेंट में अगर वो सीरियसली लिए जाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में उनका 0% क्यों है शीतकालीन सत्र में? देखिए अंजना जी, राहुल जी ने जब भी पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, जब भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बाहर हो, हर जगह पे मुझे एक बार बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है देश के लिए नहीं उछाला जब उनको लगा कि पार्लियामेंट में बात करें, उन्हें पार्लियामेंट में बात की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्रेडिट ये लोग लेना चाह रहे हैं, वाजपेयी आज ये कह रहे थे कि देश का विकास दर, अरे आप नहीं होते तो ये डबल होता। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी बताइएगा, ये जो कह रहे हैं इंद्रेश जी की साबित कर दिया कि विदेशी है राहुल गांधी, मतलब देखिए राहुल गांधी जी जाके जो बाहर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और वहां पे बार बार उकसावे की बात कर रहे हैं, वो तो मन में संदेह, उन्होंने कहा यह निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है। तो हम सिर्फ इसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, पर यह गंभीर सोचने का विषय है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता और 137 साल का कांग्रेस का सबसे असफल अध्यक्ष, भारत की राजनीति का चिर हुआ नेता, वो क्यों जाकर वहां ऐसा बोल रहा है? ये अपने आप में गंभीर सोच का विषय है। इसका मतलब या तो वो किसी प्रकार के मानसिक इल्यूजन यानी मानसिक विभ्रम के शिकार हो गए हैं, और या फिर इसमें गहरे षड्यंत्र के, चाहे जाने में टूल बन रहे हो या अनजाने में टूल बन रहे हो। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।